सेकंड सर्ज था कोविड का, उसमें एक सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली बिल्कुल कहानी हो गई थी। लोग इतने मर रहे थे, लोग सड़कों पे पड़े थे, लोगों की लाशें घर में पड़ के सड़ रही थी। लाशों को उठा के जहाँ-जहाँ से हमारे पास खबर आती थी, मेडिकल कॉलेज से भी आती थी और अस्पतालों से भी आती थी, वेदांता जैसे अस्पतालों से आती थी। जहाँ-जहाँ पे खबर आती थी, हम लाशों को उठाते थे, और लाशों को उठा के हम क्रिमिनेट कराने का भी कार्य करते थे। तो इस तरीके से ये जो सेवा शुरू हुई, ये बढ़ते-बढ़ते फिर सोनू सूद, कुमार विश्वास के साथ हम लोगों ने रायबरेली में भी एक गाँव में इसका सेंटर बनाया, उन्नाव में हमने सेंटर बनाया, महमूदाबाद में बनाया, लखीमपुर में बनाया। जो ये धर्म परिवर्तन का अजगर है, ये सबसे पहले पंजाब में उभरा और धीरे-धीरे अब वहाँ पर मैसिव रूप से कन्वर्जेंस चालू हो गए। तो एक छोटा बच्चा मैंने देखा कूड़ा बीन रहा था, 6 साल का होगा ज़्यादा। तो वैसे ही देखा तो हमें थोड़ा-सा वो लगा, हम लोगों ने उस बच्चे को बुलाया, "ए यहाँ आओ, छोटू यहाँ आओ।" वो पलट के बोला, "मेरा नाम छोटू नहीं सोनू है।" तो हमने उसको ₹50 देने की कोशिश की, "बेटा कूड़ा ना बीना करो, ये ₹50 ले लो।" उसके बच्चे का जो जवाब था ना, Hello viewers, I'm your host Charanjit Singh Bagga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show. आज हमारे साथ हैं the General of the Sikh community, Sardar Harpal Singh Jaggi ji. Harpal Singh Jaggi ji is the working president of Lucknow Gurdwara Prabandhak Committee. Jaggi ji, welcome to the show. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरपाल जी, कोविड-19 के दौरान आपने अपने गुरुद्वारे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए और लोगों को मदद पहुंचाई। इसके पीछे कोई प्रॉब्लम आई आपको ऐसा करने में, या जैसे कहते हैं कि जो फेज 2 था, जो सेकेंड वेव थी, दैट वाज वेरी डेडली, तो ये आपने ये कार्य कैसे संभव किया? देखिए, हमारी अरदास में कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला। तो सिखों का कौम के अंदर एक जज्बा महाराज गुरु महाराज ने पैदा करके दिया, वो था कि सरबत के भले का जज्बा। और इस सरबत के भले के जज्बे के को अग्रसर करते हुए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और भी कई सेवाएं इसमें हमने की। और इन सेवाओं को न केवल हमने किया, मेरे को लगता है कि हमको फक्र होना चाहिए कि देश की जितनी भी सिख संस्थाएं थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस काम को किया। और हमें प्राउड है कि जहां जहां पर भी हमारी ये सिख संस्थाएं हैं, वो जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है, उसमें अग्रसर होकर कार्य करते हैं। हरपाल जी, आपने लाशों को उठाने का भी काम किया, आपने और आपकी गुरुद्वारा साहब की टीम ने। बिल्कुल, आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं गुरुद्वारा सदर ने एक सम्मिलित रूप से एक ये अभियान चालू किया था कि जो सेकंड सर्ज था कोविड का, उसमें एक सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली बिल्कुल कहानी हो गई थी। लोग इतने मर रहे थे, लोग सड़कों पे पड़े थे, लोगों की लाशें घर में पड़ के सड़ रही थी। और उस समय फिर ये सोचा गया कि सरबत के भले को देखते हुए ये कार्य किया जाए, और गुरुद्वारे की एम्बुलेंस जो थी हमारी, उसका हमने इसमें प्रयोग किया। और लाशों को उठा के जहाँ-जहाँ से हमारे पास खबर आती थी, मेडिकल कॉलेज से भी आती थी और अस्पतालों से भी आती थी, वेदांता जैसे अस्पतालों से आती थी। जहाँ-जहाँ पे खबर आती थी, हम लाशों को उठाते थे और लाशों को उठा के हम क्रिमिनेट कराने का भी कार्य करते थे। और कई बार तो ऐसी चीजें देखने को आई जहां पर कि लोग डरते थे कि कहीं हम अपने इस सगे संबंधी की लाश उठा रहे हैं, मतलब अपने पिता की भी लाश उठा रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं कि हमको ही कोविड हो जाएगा। लोग उठाने को तैयार नहीं होते थे। कई जगह पर तो ऐसे हुए कि पिता ने अपने बच्चे की लाश, पिता गया नहीं, उसने कहा कि इस जगह से लाश को उठा लीजिए, इस अस्पताल से लाश को उठा लीजिए और हम पैसे भेज रहे हैं, इसका क्रिमिनेशन कर दीजिए। वो एक इतना भयानक समय था जिसको हमने अपनी आंखों से देखा। और ऐसा मंजर था जहां पर कि भैंसा खुंड जैसे इलाके के अंदर, वहां पर क्रिमिनेशन ग्राउंड जो था वो भर गया और रोड के ऊपर क्रिमिनेशन करना पड़ा। तो वो जो एक इतनी भयानक स्थिति को जो हमने देखा है, वो भगवान करे दोबारा कभी भी ना आए। उस टाइम मुझे याद है, कुछ मेडिकल इश्यूज से गुजर रहे थे, बैक की प्रॉब्लम थी आपको, और कुछ और भी अन्य समस्याएं थी, मगर क्या आपके अंदर कोई डर नहीं था कि आप ऐसी स्टेप उठाने जा रहे हैं, कोई ऐसा कदम लेने जा रहे हैं जो आपको, आपकी जान जा सकती थी या आपके साथ भी कुछ हो सकता था? कोई डर नहीं था आपके अंदर?
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न ये पूछा कि मृत्यु से डर लगता है कि नहीं लगता। देखिए, ये कहना भी गलत होगा, मृत्यु से तो सबको डर लगता है, पर यह भी एक वास्तविकता है कि एक दिन हमने मरना है। जो उपजियो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाइले छाड़ सकल जंजाल। तो जाना निश्चित है हमारा। तो इसलिए इस चीज को आत्मसात करते हुए जो डर की परिभाषा थी वो कहीं पर हट गई थी, पर हाँ, परिवार बहुत डरता था। दूसरी बात कि मेरे को बैक की प्रॉब्लम थी, और इन दोनों जो कोविड की फेजेस हैं, इसके इसमें सेवा करते हुए दोनों बार मुझे कोविड हुआ, और एक बार मुझे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पीजीआई में भर्ती भी होना पड़ा। पर मैं ये मानता हूँ कि अकेले ये काम नहीं हो सकता। इस काम को करने के लिए उस समय मैं गुरुद्वारे का अध्यक्ष था, और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में महासचिव की सेवा कर रहा था। सरदार राजिंदर सिंह बग्गा जी, उनका बहुत बड़ा एक हमको सपोर्ट था, एक मार्गदर्शन था। और इस सेवा में मेरे साथ जो जुड़ने वाले लोग थे, मैं उनके बारे में मेंशन करना चाहूंगा। सरदार तेजपाल सिंह रोमी जो आज के गुरुद्वारे के सदर के अध्यक्ष हैं, वो उस समय मेरे साथ महामंत्री थे। और उससे पहले महामंत्री परमजीत सिंह थे, और हमारे प्रेरणा स्रोत इंदर सिंह छाबड़ा थे, और पूरी टीम थी। अगर ये पूरी टीम नहीं होती तो शायद इस कार्य को करना असंभव था, और सबने मिलकर सम्मिलित रूप से इस कार्य को किया। और जो मैं कहता हूं कि ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी। लाशें गिरती जा रही थी, पड़ी हुई थी हॉस्पिटलों में, सड़ रही थी हॉस्पिटलों में। और वहां पर ऐसी एक स्थिति पैदा हो गई कि मैं आपको एक इसका एक एपिसोड बताना भी चाहूंगा। एक परिवार का फोन आता है, और उस परिवार के जो बड़े पुत्र होते हैं, वो कहते हैं कि वेदांता में मेरे पिताजी की लाश पड़ी है, उसको उठा लीजिए, हम लोग नहीं निकल सकते क्योंकि हमको संक्रमण हो जाएगा। और हमने उस लाश को उठाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी जो अंत्येष्टि है, इनका जो अंतिम संस्कार है, वो भी आप कर दीजिए। और जब हम वहां पर भैंसा कुंड के स्थान पे पहुंचे, तो देखा भैंसा कुंड तो पूरी तरह से पैक्ड अप था। और जो रोड थे, जहां पर भैंसा कुंड के समक्ष आप देखते हैं रोड जो जा रही है, उसके ऊपर संस्कार हो रहे थे, और वहां पर हम लोगों ने संस्कार किया। ऐसा ऐसा दिन होता था कि गाड़ी खड़ी नहीं होती थी, और ऐसा भी दिन आया कि एक गाड़ी के अंदर चार चार लाशों को लाद के लेके जाके संस्कार कराने पड़े। घंटों लाइन पे लगना पड़ता था, जैसे राशन की लाइन पे लगना पड़ता है। तो आपकी अगर मृत्यु हो जाए तो उसको, अपने को गंतव्य, आखिरी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी आपको लाइन पे लगना पड़ रहा। तो ऐसा पीरियड भगवान हमको दोबारा ना ही दिखाए तो अच्छा है। हरपाल जी, you fought for a girl who was raped at the age of 6. एक 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था, और सीतापुर का ये इंसिडेंट था। आपने उसकी लड़ाई लड़ी, और टिल द लास्ट stage you fought for that girl, the rights for her family. Would you like to discuss, कुछ बताना चाहेंगे आप उस बारे में? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कि बताना भी चाहिए और नहीं भी बताना चाहिए, पर बताने का आशय ये है, वाई आई वॉन्ट टू टेल यू, बिकॉज समाज को पता होना चाहिए कि अपने बच्चे की रक्षा भी कैसे करनी है। दिस इंसिडेंस जो आप बता रहे हो, दिस इज फ्रॉम बेसिकली सीतापुर। दिस अ ग्राम, बनेटा ग्राम, दिस अ विलेज। उस विलेज के अंदर एक परिवार था, जिसकी 6 साल की बच्ची थी, और उसके नेबर ने, सिख परिवार था ये, और उसके नेबर ने, जो कि 17 से 18 साल का था, उसने उसका रेप कर दिया। और मेडिकल जब कराया तो मेडिकल की रिपोर्ट्स तक बदल दी गई, और परिवार उस समय हमारे पास आया। मैं कहता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ करा था गुरु कराता है। और जो हमारी उस समय की वहाँ की टीम थी, वो पूरी टीम, सीतापुर की टीम ने मिलकर थाने का घेराव किया, और थाने का घेराव लगातार 2 दिन तक चला। और जब तक वो इंस्पेक्टर उस पद से हटा नहीं दी गया, तब तक ये लड़ी। हाँ, एक दुर्भाग्य हम ये कहेंगे कि ऐसे आदमी को टर्मिनेट करना चाहिए, और उस समय वो टर्मिनेशन तो नहीं हुआ, सस्पेंशन हुआ। और उसके बाद वो केस चलता रहा, फिर वो केस पॉस्को में कन्वर्ट हो गया, और जो जिसने ये कुकृत्य किया था वो जेल चला गया। अब आगे क्या हुआ उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर अगर ऐसी समाज में स्थितियां आती हैं तो सबको एक साथ सम्मिलित रूप से खड़ा होना चाहिए। और ऐसे जो दानव प्रकृति के इंसान हैं, क्योंकि ये सिखिज्म का एक
जो है एथिक्स है, जो एक हमारा नॉर्म्स है कि जो है सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, हम ये बात कहते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पिता महाराज जी ने कहा है। तो अगर इस नॉर्म को पूरा करना है, इस एथिक को पूरा करना है, तो आपको हर समय इसके लिए अग्रसर होना पड़ेगा। और जहां जहां स्त्रियों के सम्मान और स्त्रियों की दुर्दशा ऐसी होती है, उसमें मैं कहता हूं प्रत्येक सिख को, और प्रत्येक सिख को नहीं, प्रत्येक भारत के नागरिक को उसमें खड़ा होना चाहिए। और सिखों का तो आप जान रहे हैं, परमात्मा ने हमको एक यूनिफॉर्म देके भेजी है। परमात्मा ने हमको संत सिपाही बना के भेजा, एक यूनिफॉर्म देके भेजी है। तो सिखों का तो ये कर्तव्य है कि ऐसी जहां पर भी ऐसी कोई चीज आए, वो तत्पर होकर खड़े हो जाएं और इस लड़ाई को लड़ें। हरपाल जी, आपका आजकल बहुत बड़ा रोल है कन्वर्जन रोकने में, परिवर्तन रोकने में। आप बहुत एग्रेसिव लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ से लेके राज्य के तेराई रीजन तक। कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो आप फेस कर रहे हैं, कौन से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी भारत का जो संविधान है, वो ये कहता है किसी भी धर्म को आप स्वेच्छा से मान सकते हैं। आपकी स्वेच्छा है, आप उस धर्म को मान सकते हैं। पर 2024 का एक संशोधन भी इस कानून के अंदर आया कि आपको ये देखना कि स्वेच्छा है कि नहीं है, कहीं पर वो प्रलोभन है कि नहीं है, कहीं पर वहां पर अंधविश्वास है कि नहीं है, कहीं पर वो दबाव के कारण धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीछे, अगर हम कहें कि एक दशक पीछे चले जाएं, तो एक दशक पीछे जो ये धर्म परिवर्तन का अजगर है, ये सबसे पहले पंजाब में उभरा। पंजाब में धीरे धीरे कन्वर्जेंस स्टार्ट हुए और धीरे धीरे अब वहां पर मैसिव रूप से कन्वर्जेंस चालू हो गए। वहां पर नरूला जैसा एक पास्चर है जो इसको बहुत ही एक प्लान्ड वे के अंदर कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में उसने करना चालू कर दिया है। और पंजाब की बात मैं पहले इसलिए करना चाहूंगा कि इसमें हम किसी एक विशेष कम्युनिटी को आरोपित नहीं कर सकते या एक कम्युनिटी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अगर आप पंजाब के अंदर देखोगे तो वहां पर क्या प्रोटेस्टेंट चर्चेस आए थे? वहां पर प्रोटेस्टेंट चर्चेस नहीं आए थे। वहां पर कैथोलिक चर्चेस थे या दूसरे सेक्ट के मेथोडिस्ट सेक्ट के चर्चेस थे। ये बेसिकली ये 10 साल के अंदर हमने देखा है कि ये चर्चेस बढ़ने लगे। और इन चर्चेस के बढ़ने के पीछे मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, हम किसी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। बेसिकली एजेंसीज का रोल बहुत बड़ा रहा। अब ये अजगर धीरे धीरे बढ़ा और 5-6 साल के अंदर इस अजगर ने तराई क्षेत्र में भी अपने पैर पसारने चालू कर दिए। पहले इसने पैर नानकमता, निघासन, खुटार की तरफ पैर पसारे, जहां पर कि थारू जात का कन्वर्जन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। और पहले जो कन्वर्जन हुआ, करीब करीब 15% पॉपुलेशन थारू की कन्वर्ट हुई। और फिर धीरे की धीरे इसकी जो कन्वर्जन की रेट है थारू में, वो 15% नहीं, उससे कई गुना आगे बढ़ गई। और अब तो मैं कहूंगा कि 35 से 36% के बीच में कन्वर्जन थारू जात का हो रहा है। और उसके बाद हमने जब ये देखा, और परमात्मा ने शायद हुक्म दिया था कि 6 जनवरी या 7 जनवरी का दिन था, साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व था उस दिन। और इस प्रकाश पर्व में जिसे परमात्मा ने हुक्म दिया, एक वीडियो मेरे हाथ में आ गया जो कि पीलीभीत रीजन का था और जहां पर ये बताया था कि मैसिव कन्वर्जन यहाँ पर किया गया। तो हम उस क्षेत्र को ढूंढने के लिए निकल चुके और वहां हम लोग निकले। हमारे साथ तराई के हमारे कई लोग थे, हरपाल सिंह राणा और पूरी टीम थी वहां पर। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर मलपुर में पता लगा कि 3 ग्राम वहां पर हैं पीलीभीत के एरिया में, संपूर्ण नगर के पास, जिसमें कि टाटरगंज है, उसमें बला है, और एक शायद ब्रह्मपुरी या ऐसा नाम है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ उसको। इनकी पॉपुलेशन टोटल 22,000 से 21,000 सरदारों की है, सिखों की है। और इसमें से जो वहां के प्रधान थे बला के और मलपुर गुरुद्वारे के, उन्होंने बताया कि संभावित हजारों की तादाद में कन्वर्जन है, हो सकता है कि 3,000 के बीच कन्वर्जन हो। तो हम जिस दिन पहुंचे तो वहां पर, क्योंकि वो एक सेट, ये लोग कोई जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और या ये बेसिकली पैसे के प्रलोभन के पीछे करते हैं, एजेंसीज के ये आदमी होते हैं और नेपाल से सटा बॉर्डर है, तो बहुत अच्छी हमारी उनके साथ आत्मीयता नहीं हुई। और हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की। देखिए, इसमें एक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ये प्लानिंग है। आपका अपीयरेंस जो है उसको ये लोग नहीं बदलते। वो कहते हैं यू कीप योर टर्बन, यू कीप योर बियर्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड। आप अपने ककार हटा दो और आप हमारी मदद करो
हमारे परमात्मा को आगे बढ़ाओ। राइट, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वहां पर जो आदमी हमको मिला, जो पास्टर था, वो जो सिख था, उसको बोला गया कि तुम अपना ये अपीयरेंस नहीं रखोगे, और अगली 6 फरवरी को हम आएंगे और ये अपीयरेंस बदल जाना चाहिए। और 6 फरवरी को हम फिर गए, वहां पर वो अपीयरेंस बदल गया। और वहां पर हमने लोगों से बात करना चालू किया, पहले भी हमने बात की, बाद में भी बात करना चालू किया। तो कन्वर्जन के कारण पता लगे हमको। तो ये एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर है जो इंडिया के खिलाफ ही चल रहा है एजेंसीज का, और हर भारतीय को इसमें सजग होना पड़ेगा। और इसी श्रृंखला में वहां पर हमने 21 और 22 फरवरी को वहां पर हमने प्रोग्राम कराया, और वहां पर अमृत संचार कराया, और वहां पर 30 अमृत अभिलाषियों की घर वापसी हुई। तो आगे भी हमको लगता है हम इसी तरीके का कार्य करेंगे। इस अभियान के दौरान जो आपने अभियान शुरू किया, इसके दौरान आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। क्या आपको गवर्नमेंट से, सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिली? बिल्कुल हमको इसमें हेल्प मिली, क्योंकि जब हमने ये प्रोग्राम फरवरी के महीने में रखा था, तो हमारे खिलाफ एप्लीकेशन पड़ गई थी। एक मेरे खिलाफ एप्लीकेशन पड़ी, और उसके बाद ये कहा गया कि धार्मिक सौहार्द का हनन होगा, और इसलिए ये जो गुरमत समागम है इसको कराया ना जाए और अमृत संचार ना कराया जाए। पर मैं ऋणी हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रजेश पाठक जी का, जिनके पास बलहा की टीम सुबह सुबह मेरे पास आ गई थी प्रोग्राम से 4 दिन पहले, और ये टीम उनके पास गई, उनको सारी बातें बताई, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ नेशन में, क्योंकि इतने इसको व्यापकता हमने दी थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, इसमें सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा अध्यक्ष की, उनकी अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो इतनी व्यापकता उनको पता थी। उन्होंने तुरंत डीएम पीलीभीत को निर्देशित कर दिया कि इस प्रोग्राम को कराया जाए और पूरा सहयोग दिया जाए, और किसी भी तरीके से कोई भी बाधा जो हमारा ये गुरमत समागम उसमें ना आए। आप यूबी पंजाबी एकेडमी के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन। आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी था। वो दौरान आपका कैसा रहा? आपने क्या-क्या उसमें अचीवमेंट्स हासिल किए? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले जो फाउंडर चेयरमैन इसके हैं, और जिनको मैं अपना मेंटर भी कहता हूँ, मेरे मार्गदर्शक हैं, पथदर्शक हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी अ, इसके वाइस चेयरमैन बनाए गए थे सर्वप्रथम बार। और उन्होंने, जो बजट था वो बहुत कम था, वो 2.5 लाख से 5 लाख, और जितना अच्छा वो कार्य कर सकते थे उन्होंने किया। और उसके बाद 7 साल बाद, मैं उनके बाद मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे एकेडमी का चेयरमैन मनोनीत किया गया। और इसमें जो कार्य हम कर सकते थे, उस समय बजट हमारा 1 करोड़ हो चुका था। तो जो भी बच्चे पंजाबी पढ़ रहे थे, पंजाबी बच्चा पढ़ रहा था, हम ये देखते थे गुरमुखी पढ़ रहा था, 8वीं से लेके 12वीं और ग्रेजुएशन तक हमने एक निश्चित प्रोत्साहन योजना या कह सकते हैं स्कॉलरशिप हमने निर्धारित की, जो हमने स्टार्ट की थी उस समय, और वो लोगों बच्चों को बांटी गई, जिसमें कि खालसा इंटर कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, और प्रदेश के अन्य जिलों जगहों से भी बच्चों ने आके ये स्कॉलरशिप को प्राप्त किया। पंजाबी एकेडमी बेसिकली ये नहीं कहेंगे कोई ये धार्मिक एकेडमी है, बेसिकली ये पंजाबी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य करती है। पंजाबी मुसलमान भी हो सकता है, सहजधारी सिख भी हो सकता है, और सिख भी हो सकता है। इसी कड़ी के अंदर हमने गुरुमुखी को प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह सेंटर खोले, और आज भी हमारा एक सेंटर जो मेरे द्वारा खोला गया है वो अवध कॉलेजिएट के अंदर चल रहा है, निरंतर लगातार चल रहा है। और इसके साथ 26 जनवरी में झांकी नहीं निकलती थी, और हमको गर्व होना चाहिए कि 26 जनवरी की झांकी पंजाबी एकेडमी की, जिसमें कि पूरा पंजाबी सभ्याचार दिख रहा है, वो निकलने लग गई। और हमने बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाया। सतिंदर सरताज को हमने पीलीभीत में बुलाया, हमने जसविंदर सिंह जस्सी को बुल्ले शाह जी के ऊपर हमने प्रोग्राम किया, यहाँ पर चांसलर क्लब में बुलाया, और ऐसे कई अनेक प्रोग्राम हमने किए, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम किए, कई प्रोग्राम हमने, काव्य गोष्ठियां पूरे प्रदेश के अंदर कई जगह की। और मैं कहता हूँ उस पंजाबी एकेडमी की वजह से मुझे पहचान मिली, और उसी उसी वजह से आज मैं इस प्रदेश के अंदर कार्य कर पा रहा आपको कहा जाता है आप जनरल हरी सिंह नलवा के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। आप जिस तरीके से काम करते हैं, एग्रेसिवली काम करते हैं, और बीट द डेस्क वर्क और बीट फील्ड वर्क, आप थकते नहीं, जबकि आपको बैक की इश्यूज हैं, बैक की प्रॉब्लम है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपका रोल मॉडल कौन है?
पहले सबसे पहला रोल मॉडल होता है आपके अपने पिताजी, जो इस गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी रहे, सरदार त्रिलोक सिंह जग्गी, वो मेरे रोल मॉडल रहे। पर मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरे रोल मॉडल जो बने वो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा, जिनका कि आज तक उनका आशीर्वाद और सानिध्य मेरे को प्राप्त होता है, और मेरे लिए पिता तुल्य है, और मैं उनको अपने पिता जाने के बाद पिता ही मानता हूँ। और आज तक अगर इतना कुछ मैं कर पाया, मैं कहूँगा मैं नहीं कर पाया, गुरु ने करवा दिया, तो उसके पीछे कारक वही है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने एक बात कही, बढ़ती फौज को कभी रोकना नहीं चाहिए, तुम काम करते चलो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो सच्चाई है। जहां जहां मुझे उनकी जरूरत पड़ती है, चाहे मैं रात में 2 बजे फोन करूं, चाहे 1 बजे करूं, चाहे जिस समय करूं, उस चीज की एडवाइस जरूर मिलती है, और वो बढ़ चढ़ के साथ कार्य को करते हैं। तो ऐसा ऐसी शख्सियत, और आपके तो पिताजी हैं, आप तो उनको जानते हैं कि ऐसा फादर होना शायद बड़ा मुश्किल होगा। और मैं कहता हूँ आप बहुत नसीब वाले हैं, जो कि जिसको कि सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जैसा पिता प्राप्त हुआ। Hello viewers, I'm your host Charanpreet Singh Bagga and welcome to another episode of the Indie Talk Show. आज हमारे साथ हैं the rising सरदार of Lucknow, श्री निर्मल सिंह जी. निर्मल सिंह जी is the president of केंद्रीय गुरु सिंह सभा आलमबाग. श्री निर्मल सिंह जी, वेलकम टू द शो. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. कोविड के दौरान निर्मल जी आप गुरुद्वारे के वर्किंग प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट साहब का कोविड के दौरान निधन हो गया. वो बहुत ही कठिन समय रहा होगा. क्या कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? कोविड के दौरान मुझे भी उस समय कोविड हो गया और मेरी धर्मपत्नी को भी कोविड हो गया, और हम लोग मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने गया था, लेकिन मेरे बच्चों ने घर में ही आईसीयू सेंटर बनाकर मुझे घर में ही, तो उस दौरान हम अपनी पूरी टीम के साथ फ़ोन से ही हम लोग इन चीज़ों को मैं मेंटेन कर रहा था घर रह के ही. मेरा घर गुरुद्वारे के बेसिकली सामने ही है, बगल में ही है. रतपाल सिंह गोल्डी हमारे जनरल सेक्रेटरी, और पूरी टीम उस समय इस तरीके से लगी थी कि हम लोग रोज 25 से 30 लोग वहां पर मौजूद रहते थे सारी टीम के साथ में काम करने के लिए. इस दौरान गुरुद्वारा आलमबाग के जो प्रेसिडेंट थे हमारे सरदार जोगिंदर सिंह जी, कोरोना उनको भी और वो उनका स्वर्गवास हो गया. वो सबसे बड़ा कठिन पीरियड था हम लोगों के लिए, और एक घबराहट भी उस दौरान होती है उस सबको ही कि भाई हम लोग इतना निकल रहे हैं बाहर, आना जाना जब बिल्कुल बंद है, कमरे से भी निकलना बंद है, और उसके बावजूद फिर हम लोग हॉस्पिटल भी गए उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए, और भैंसाकुंड में जाके हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया. वो एक कठिन दौर था, लेकिन निकल गया. इस दौरान मैं एक आपको बताना चाहूँगा, एक रात की बात है कि लगभग 1 बजे मुझे एक फ़ोन आता है किसी लड़की का, यंगस्टर का, 20 साल की उसकी लड़की की उम्र होगी, कि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैं गुरुद्वारे के बाहर खड़ी हूँ. हालांकि मुझे निकलना मना था, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से कहकर किसी तरीके से बाहर आया, और मैंने देखा ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर खड़ी है, और एक यंग लड़की अकेली उस समय आई, और बड़े ही मतलब हताश उसमें और बड़े गुस्से में जैसे नहीं थी. उसने कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था 50,000 रुपए का, और जब वो लेकर अपने फादर के, उसके फादर एडमिट थे, तो वहाँ पहुंची तो देखा उसमें ऑक्सीजन नहीं थी. तब उसको कहीं से कुछ पता लगा होगा, तो वो आलमबाग गुरुद्वारे रात को पहुंची, और जब हमने उसको प्रोवाइड कराया और उसने मुझसे पूछा पैसे, मैंने कहा नहीं बेटा इसके पैसे नहीं है, हमारे यहाँ से फ्री सर्विस. तो वो एक ऐसा भावुक क्षण था उसका अपने पिता के प्रति और उसका गुरुद्वारे के प्रति, जो उसकी आंखों में उस समय के आंसू देखे ना, तो उस समय हम लोग भी दहले कि बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कितने परेशान, जिनके बच्चे कभी स्पेन से फ़ोन आ रहा है, कभी कनाडा से फ़ोन आ रहा है, जिनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं कि सर किसी तरीके से हमारे यहाँ ये दवाइयाँ पहुँचा दीजिए, किसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा दीजिए. यहाँ तक कि किसी का मास्टर कार्ड था वो ब्लॉक कर दिया गया बैंक द्वारा. तो उस समय संदीप आनंद के घर के पास में क्योंकि बैंक था, फिर मैंने संदीप आनंद से कहा उसका बैंक का कार्ड वहाँ से खुलवाया गया. मतलब डिफरेंट टाइप की. एक डॉक्टर वंदना दिल्ली में थी, और उनके यहाँ ये पासी किला के पीछे उनका घर कहीं गांव के अंदर, उससे बड़ी बारिश वारिश के दौरान बड़ी मिट्टी थी, तो हम लोग एम्बुलेंस से सारे ऑक्सीजन सिलेंडर घर तक भेजते थे लोगों के, कि किसी तरीके से उनको मदद मिल सके, क्योंकि गुरुद्वारे के ऊपर बहुत सारे लोगों की आशाएं रहती. तो बस वो प्रधान साहब के जाने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को लगा, लेकिन फिर अरदास करने के बाद फिर सारी टीम सक्रिय हुई, और लगातार फिर वो सेवा लगातार जारी थी. निर्मल जी, कोई ऐसे 2-3 इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जो आपने कोविड के दौरान फेस किए? मेरे पास एक मोमडन्स आए एयरपोर्ट से
एयरपोर्ट के बगल में कॉलोनी में उनके फादर की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो हमने उनसे कहा खाली ले आइए और भरा हुआ ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो ये तो देखना नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बस हमने एक शर्त रखी थी क्योंकि पहले 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास वापस नहीं आए, तो हम लोग ये चाहते थे कि आप खाली ले आइए, भरा हुआ ले जाइए। तो उसने कहा मेरे पास खाली नहीं है। तो मैंने कहा आपको खाली अरेंज करना पड़ेगा, हमारे पास में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी किसी से बात करवा सकता हूँ, अगर आपको मुझसे भरोसा ना हो तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा आप किनसे बात कराएंगे, तो उन्होंने इतना बड़ा नाम लिया, खालसा एड वाले मिस्टर रवि सिंह। उनका नाम सुनना ही हमारे लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि दुनिया भर में वो इतनी सेवाएं कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए आप आइए, उनसे बात कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी बात कराई। तो उनके यहाँ किसी लेडीज़ ने फ़ोन उठाया, वो किसी अपने मिशन में होंगे, रवि सिंह जी। तो मैंने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराया। अगले दिन मुझे फिर उसी लेडी का फ़ोन आता है कि आप कैसे काम कर पा रहे हैं वहाँ पर, इतनी प्रॉब्लम्स हैं और आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे आप लोग वहाँ कर पा रहे हैं वैसे ही हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ गुरु कृपा है, तो हमने कहा यहाँ भी गुरु कृपा से हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने मुझे 10 ऑक्सीजन जर्मन जर्मन के बने हुए 10 ऑक्सीजन कंसर्टेटर बाय एयर उन्होंने मुझे भेजे और उन्होंने बिल्टी व्हाट्सएप की कि आप इस दिन वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर वो ऑक्सीजन कंसर्टेटर भी हम लोग ने ले आके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। तो ये सारी सेवाएं बेसिकली जब आप कर रहे हैं तो कारवां अपने आप बनना है, क्योंकि गुरबाणी के 2 श्लोक हैं एक साथ कबीरदास जी के। एक कहा गया ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर भी नहीं सकता हूँ, मेरे शरीर में इतनी समर्थता भी नहीं है। जो कुछ किया सो हर किया, जो कर रहा वो परमात्मा कर रहा। भयो कबीर कबीर, मेरा नाम इसलिए हो रहा है कि मेरे जरिए वो काम करवा रहा। तो इसमें कई बार होता है हम लोग बोल जाते हैं अचनचेत में कि वे हम कर रहे हैं, तो इसमें भी गुरबाणी ने बड़ा सुचेत किया है कि हम किया हम करेंगे हम मूर्ख गवार। उस व्यक्ति को पूरा मूर्ख कहा गया जो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। कहता करने वाला बिसरिया दूजे पाए प्यार, कर तो वो रहा है, नेचुरल है, सारी चीज़ों में वही है तो वही कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे बड़े सारे एपिसोड हैं जो उस कोरोना काल के दौरान हम लोग को देखने को मिले। एक और छोटा सा था, एयरपोर्ट पे एक दुबई से डेड बॉडी आई और राजस्थान से मुझे कहीं उन्होंने कहीं नंबर मेरा ढूंढ के मुझे फ़ोन किया होगा कि डेड बॉडी सुबह से पड़ी है और वो बनारस के आगे किसी गांव जानी है, और वो लड़की अकेली है, उसका फादर नहीं है, उसका अकेला भाई था, वो दुबई में क्या मसला हुआ उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ से उन्होंने भेज दिया। और यहाँ एयरपोर्ट पर सुबह से लेकर शाम को 4 बज चुके थे, उसको कोई भी आदमी डेड बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। जब हम लोग के पास में आया तो हम लोगों ने 4 लोगों की टीम तैयार की, उसमें मेरा छोटा भाई भी साथ में गया। तो हम लोगों ने उसको बनारस वहाँ तक भेज कर उसके अंतिम संस्कार कराने के बाद उनको सारा वापस यहाँ पर बुलाया। तो आज भी वो उस बच्चे से हमारा वैसे ही संबंध है, उस बिटिया से आज भी फ़ोन आता है। तो कहने का भाव ये है कि जो सेवा सामने आ गई, अगर हमारी भावना बन गई कि हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा पिता भी हो सकता है, हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, तब हम जब उस भावना के ऊपर चलते हैं तो रिसोर्स ऊपर वाला उपलब्ध कराता है। कहते हैं ना भी गोविंद भाव भगत का भूखा, कि वो परमात्मा जो है आपकी भावना को समझ रहा है कि आप किस भावना से, आपकी भावना क्या है। अगर मेरी भावना है कि मुझे ये काम करना है, तो वो भावना ऊपर वाले के पास पहुंचेगी, तो रिसोर्स उपलब्ध कराना ऊपर वाले का काम। और हम लोग ने देखा जहां भी हम लोग ने इस भावना से काम किया, रिसोर्स हम लोग के आगे आगे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से सारा काम चलता है। केंद्रीय गुरु सिंह सभा आलमबाग, आपने उसका क्या रूप था? गुरु का घर है, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, मगर आपने उसका रूप स्वरूप बिल्कुल बदल दिया। उसको आज एक केंद्रीय गुरु सिंह सभा का जो टाइटल मिल गया और जो ऑनर मिल गया, उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये भी गुरु का आशीर्वाद है आपके ऊपर, बट ये आपके अंदर कहाँ से जोश कहाँ से पैदा हुआ है? हमारा ये मानना है कि गुरु घर जो होता है, निशान साहब ऊंचा लगाने का एक कंसेप्ट होता है कि निशान साहब देखकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत का व्यक्ति अगर उसने निशान साहब देख लिया तो उसको एक राहत मिल जाती है कि वहाँ निशान साहब लगा, वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा तो मेरी समस्याओं का। और मेरा ये मानना है कि गुरुद्वारे की बिल्डिंग जो होती हैं वो बहुत बड़ी और लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं गुरुद्वारे की बिल्डिंग को बनाने में। तो वो बिल्डिंग का यूज़ केवल सुबह और शाम कीर्तन करके ना हो, हमारा ये मानना है। तो उसके एवज में फिर हम लोगों ने वहाँ जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमने ऑफिस बनाया, हमने रिहाइश, गुरु की कृपा से रिहाइश का बहुत सारा इंतजाम किया कि 300-400 आदमी के रहने का इंतजाम कर लिया। जितनी भी संगत पंजाब से आती है, पटना साहिब जाना तो रात को हमारे यहाँ रुक के जाती है, या बड़े समागम होने तो उनके रहने का
प्रबंध सारा वहाँ पर। फिर हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल भी किया कि हॉस्पिटल हम बनाए, लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, आर्थोपैड से लेकर थोड़ी सी छोटी चीज़ें चल रही। और उसके साथ साथ में, क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी क्या है कि नई पनीरी को अपने संस्कारों के साथ जोड़ के रखना। फिर उसके लिए प्रयास किया गया कि नई पीढ़ी को संस्कारों के साथ जोड़ने के लिए हमने चढ़ती कला क्लासेस स्टार्ट की, सैटरडे के प्रोग्राम स्टार्ट किए, संडे के सुबह प्रोग्राम स्टार्ट किए, जूडो क्लासेस स्टार्ट की जो आज तक कंटिन्यू चल रही हैं, गतका सिखाने का काम हम लोगों ने शुरू किया। एक तंती साज बोला जाता है जो सारंगी और रबाब गुरु नानक देव जी बजाया करते थे, फिर वो सारे साज इकट्ठे किए, उनकी क्लासेस स्टार्ट की, कीर्तन क्लासेस स्टार्ट की, बच्चों को लेक्चर कैसे करना है, बच्चों को स्टेज पर कैसे बोलना है। ये सारी चीज़ों को शुरू करने के बाद हमने देखा कि गुरुद्वारा जब सुबह स्टार्ट 4 बजे से होता है, तो शाम तक, रात को 9 बजे तक समाप्ति तक कुछ ना कुछ चीज़ गुरुद्वारे के अंदर लगातार कंटिन्यूटी में चलती रहती। तो मुझे लगता है बिल्डिंग का प्रॉपर यूज़, हम अपना बिज़नेस भी करेंगे तो हम भी उसको सुबह-शाम के लिए नहीं करते। तो गुरुद्वारे में जैसे बेसिकली हमने एक बार बनाया ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम के नाम पे हमने बिल्डिंग स्टार्ट की कि हम वृद्धाश्रम बनाएँगे। वृद्धाश्रम के लिए लोगों ने बहुत सारा दान किया, करोड़ों रुपए दिए लोगों ने, और बन भी गया वो। बनने के बाद हमने बेसिकली केवल सिखों के लिए बनाया था उसको, कि अगर मैं अदर कम्युनिटीज़ के लिए बनाऊँगा, हो सकता है धार्मिक झगड़ा ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। और मैं इस बात का बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ कि वो 2 साल हमने लोगों का वेट किया कि लोग अपने पेरेंट्स को या बुज़ुर्गों को यहाँ भेजेंगे। 2 साल वो हमारी पूरी बिल्डिंग खाली रही, और मैं इसके लिए सिख समाज का धन्यवाद करता हूँ कि किसी भी सिख समाज के बंदे ने अपने पेरेंट्स को हमारे यहाँ नहीं भेजा। फिर हमने उसको रिहायशी बिल्डिंग में उसको कन्वर्ट किया, यात्री निवास बनाया कि जो लोग बाहर से आते-जाते हैं, उसमें यूज़ करेंगे उसको। ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि एक भी बंदा हमारे पास रहने के लिए ओल्ड एज होम में नहीं है। और लोगों ने बहुत कहा कि हमने ओल्ड एज होम के लिए पैसा लिया और उसके बाद उसको बारात घर बना दिया। भई हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के खाली थोड़ी रखेंगे। ये तो प्राउड है हमारे लिए कि भई कोई सिख समाज अपने बच्चों को नहीं, अपने पेरेंट्स को नहीं भेज रहा। बड़ा बड़ा प्राउड मोमेंट था। ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने एक पीछे नाला था बहुत गंदा, जहाँ पे एक बहुत ही खराब पार्क भी था। पार्क भी मैं नहीं कहूँगा उसको, मैदान कह लीजिए, कूड़ा घर। कूड़ा घर था। आपने उसको 4 साहबजादा पार्क का नाम दिया और कन्वर्ट कर दिया। बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बहुत मुश्किलें आई, मगर आपने दिखा दिया कि मैं आई एम अ ट्रू खालसा, और आपने लड़ाई लड़के उसको बनाया। नहीं, वो मैं 50 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ और उस एरिया में रह रहा हूँ, और इतना था गंदा वो एरिया, इतना गंदा था कि बारिशों में हम लोगों के घर में अक्सर पानी आ जाता था। और हम लोगों ने जब माननीय महापौर बनी श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, तो हमने हमारे यहाँ जितने भी, मान लीजिए माननीय राजनाथ सिंह जी भी आए और जितने भी मंत्री हमारे यहाँ आते रहे, हमारे कैंट के विधायक हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश सरकार के, जितनी बार भी आते थे तो उनको मैं उसी रास्ते से ही लेकर आता था कि एहसास हो कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था वहाँ पर, और उसके बाद माफिया बहुत सारे लगे थे उस ज़मीन को कब्जा करने। और मैं जानता था कि ये ज़मीन रेलवे बोर्ड की है, और बहुत सारे मैंने एफआईआर भी उसके अंदर झेली, बहुत सारे लोगों से झगड़े भी मेरे को करने पड़े। मेरा मन था कि वहाँ एक ऐसा पार्क बन जाए जो सबके काम में आए। तो हमने महापौर जी से कहा, तो महापौर जी ने डीआरएम साहब के, हम लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद एक क्लॉज के अंदर उन्होंने नगर निगम को वो ज़मीन प्रोवाइड कराई कि यहाँ एक पार्क बना दिया जाए। जब पार्क बनने की बात आई तो मुख्यमंत्री आवास में इसकी घोषणा कराई कि भाई वो पार्क वहाँ बन रहा है तो उसका नाम साहिबजादा पार्क रख दिया जाए। तो ये प्रदेश का नहीं, देश का पहला पार्क बनाने का तैयारी की। और आज मालिक की कृपा है, आज वहाँ बिल्कुल साफ सफाई है, आज हम बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, सड़क वड़क बन गई। मैं इसके लिए रेलवे का और नगर निगम का और खास श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बहुत सारा एफर्ट्स लगाकर इस काम को कराया, वरना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। 15 साल तो मैंने लड़ाई लड़ी उसके लिए, उसके पहले की लोग लड़ रहे थे उसमें, और आज वहाँ बहुत खूबसूरत स्थान बन रहा है, अच्छा बन रहा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट के माध्यम से, ये पहला था पार्क और अब ये है। विमल जी, आप एक स्कूल भी चलाते हैं, दशमेश पब्लिक स्कूल, वो आपको आइडिया कहाँ से आया? है। हाँ, इसका भी जन्मदाता एक बच्चा है और ये कूड़ा घर है। मैं और अपना गुरमुख सिंह जी आनंद, करमजीत सिंह जी और हमारी प्रधान साहब जोगिंदर सिंह, 4-5 लोग हम लोग ना किसी प्रोग्राम के डिस्कस के लिए हम लोग वहीं खड़े थे सड़क के ऊपर। तो एक छोटा बच्चा मैंने देखा कूड़ा बीन रहा था,
6 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैसे ही देखा तो हमें थोड़ा सा वो लगा, हम लोगों ने उस बच्चे को बुलाया, "ए यहाँ आओ, छोटू यहाँ आओ।" वो पलट के बोला, "मेरा नाम छोटू नहीं सोनू है।" तो हमने उसको 50 रुपये देने की कोशिश की, "बेटा कूड़ाना अभी ना करो, ये 50 रुपये ले लो।" उसके बच्चे का जो जवाब था ना, कहता, "अंकल पैसे मत दीजिए, बहुत ज़्यादा दया आ रही है तो मुझे बढ़ा दीजिए।" अब सोचो 6 साल का बच्चा क्या बोल रहा। और फिर हम लोगों ने, गुरमुख सिंघानंद जी ने कहा कि इस स्कूल को बनाने की कोशिश करें। फिर हम लोगों ने एक कमरे से स्कूल को स्टार्ट किया और आज 27 कमरे हैं। और जब हमने पहला रिजल्ट बांटा तो उसकी मदर जो है बर्तन चौका करती थी, और भी लोग बड़े वीआईपी हमने बुलाए, लेकिन चीफ गेस्ट उस बच्चे की मदर थी। आज वो दोनों बहन भाई पढ़ के नौकरी कर रहे हैं। आज हम लोगों को 16 साल हो गए स्कूल को चलाते हुए। तो वो बच्चा है स्कूल का जन्मदाता। मैं आज भी जब भी मैं स्कूल की बात होती है, मैं उस बच्चे का नाम जरूर लेता हूँ। गुरुद्वारे के पीछे झोपड़पट्टी में रहता था। तो मैं ये देखता हूँ कि गुरबाणी कहते हैं, विद्या विचारी ता परोपकारी। अगर समाज में ज्ञान है, विद्या है, तब तो समाज है। कोई ज्ञान है तो डॉक्टर है, ज्ञान है तो वकील है, ज्ञान है तो, और बिना ज्ञान के तो कुछ भी नहीं है। तो सारा फोकस जो हम लोगों का रहता है, मेरा खासकर अपने मैं बात कर रहा हूँ, हमारा और हमारी टीम का फोकस टोटल एजुकेशन के ऊपर रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने जब गुरुपर्व करते हैं तो हमारे यहाँ खाने का कोई स्टॉल नहीं लगता। अभी हमसे संपर्क किया पंजाब एंड सिंध बैंक के जेडम साहब सतबीर सिंह जी, यहाँ लखनऊ आए, तो उन्होंने कहा कि आप गुरुपर्व करते हैं, बहुत संगत 10-12 हज़ार लोग आते हैं, तो मैं यहाँ लंगर लगाना चाहता हूँ, बाहर स्टॉल लगाना चाहता हूँ। तो हमने कहा हम ये लंगर नहीं लगाते हैं, क्योंकि लंगर ऑलरेडी चलता है गुरुद्वारे की ओर से। तो अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप इस तरीके का लंगर दे दें जो एक टाइम ना खाकर बच्चा साल भर खाता रहे। तो वो कहने लगे, "भी ये कौन सा लंगर किस टाइप का होता है?" तो मैंने कहा, हमारे यहाँ 350-400 बच्चे पढ़ते हैं, इन सब के लिए आप स्कूल बैग और किताब कॉपी प्रोवाइड करा दें, तो ये लंगर वो साल भर खाएगा। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और 400 स्कूल बैग विद कौन से क्लास में कितनी कॉपी का सेट चल रहा है मुझसे लिखवाया गया, सब में पैक करके। और माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी और माननीय श्री कौशल जी, संघ के अवध प्रांत प्रचारक, आप भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे, तो हम लोगों ने उन बच्चों को बांटा। तो मुझे लगा कि अब वो लंगर वो साल भर खाएंगे। ऐसे ही हम लोग जो कोई भी सेवा करने के लिए आता है तो हम उससे एजुकेशन से रिलेटेड सेवाओं को लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन का लंगर ऐसा है कि गुरबाणी कहती, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोड़ ना आवे बदे दो जाई। एजुकेशन को, शिक्षा को आप जितना खाएंगे, खाने का मतलब जितना आप खुद पढ़ेंगे, खर्चने का मतलब जितना लोगों को बांटेंगे, उतना ही आपके पास में बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली स्कूल का कंसेप्ट हमारा वही है। एक बात मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर हमने अभी पीछे एक एक्सपेरिमेंट किया, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि और भी स्कूल वाले इसको करें। उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे स्लम एरिया के लगभग ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग पढ़वाता है, मतलब हमें चाहे फीस देना दे, लेकिन वो 500 रुपये अड़ोस पड़ोस में देकर पहली दूसरी क्लास के बच्चों को। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 8वीं क्लास के बच्चों को हमने कहा, आप 5वीं क्लास को पढ़ाएंगे, एक पीरियड आप लेंगे। 7वीं क्लास से कहा, आप तीसरी क्लास को पढ़ाएंगे, एक पीरियड आप लेंगे कोई। तो मैंने उस चैन को जब बनाना शुरू किया तो मैंने 1 साल के अंदर देखा वही बच्चा अपने घर में छोटी क्लासों की कोचिंग लेनी शुरू कर दी, जिसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो 4 बच्चे अपने घर में पढ़ाकर 2000 रुपये अर्न कर रहा है, छठी क्लास का बच्चा या 7वीं क्लास का बच्चा। तो मुझे लगा कि ये चैन जो है, एक तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो रहा है कि वो 7वीं क्लास खुद पढ़ रहा है और एक टीचर की भूमिका भी अदा कर रहा है। और टीचर को तो जानते ही आप, भगवान का दर्जा, गुरु गोविंद दो खड़े काका लागो पाए, कह रहा भगवान से बड़ा दर्जा, क्योंकि ये घड़ता है समाज को, टीचर घड़ता है। तो एक बच्चा जो 7वीं-8वीं क्लास का है, वो पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग जॉब भी कर रहा। तो अभी ऐसे मेरे पास थोड़े से ही एपिसोड आए, मुझे लगता है अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो और ज्यादा ही बढ़ जाएगा। निर्मल जी, वीर बाल दिवस जो कि बहुत बड़ा स्टेप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, और मुझे लगता है ये हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी का ब्रेन चाइल्ड रहा ये इवेंट, ये। और गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत को का प्रचार होना बहुत जरूरी था। उन्होंने सब पंथ के लिए अपनी माँ, अपने चारों चारसादे बार दिए। आई थिंक द बिगेस्ट sacrifice somebody has ever made. वीर बाल दिवस बहुत ही
ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है सीएम रेजिडेंस पे लखनऊ में, और आप उसके होल सोल ऑर्गेनाइजर होते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं फिर यहाँ पे आऊँगा। मैंने पीछे एक बात आपसे कही गुरबाणी की, गोविंद भाव भगत का भूखा, आपकी भावना का भूखा है गोविंद। मैं पार्लियामेंट देख रहा था एक समय में, तो माननीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उस समय सांसद थे। सांसद होते हुए उन्होंने एक बात वहाँ पर बोली थी कि मैं चाहता हूँ कि बाल दिवस जो है, वो साहिबजादों के नाम पर होना चाहिए। अब देखिए परमात्मा के पास उनकी भावना पहुँची, तो वो सांसद से निकल के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने बनते ही जब हम लोगों ने सरदार बलदेव सिंह जी औलख हमारे प्रदेश के अकेले सिख ऐसे मंत्री हैं, मैंने उनसे मीटिंग करके हम लोग एक प्रस्ताव लेकर वहाँ गए। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया कि ये जो साहिबजादा दिवस है, अच्छे स्तर से मनाया जाना चाहिए। और इसकी डेट भी डिसाइड हो गई, और उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इसको बाहर मनाएं, आप इसको मेरे आवाज़ से शुरू करें। और वो आवाज़ से कार्यक्रम चलते-चलते आज हमने 5 कार्यक्रम हम लोग वहाँ कर चुके हैं। और फिर उसके ऊपर पुस्तकें प्रिंट कराई गई, उसके ऊपर माननीय योगी जी ने प्रदेश भर के जो सरकारी स्कूल हैं, उनमें इसकी प्रतियोगिताएँ करवाईं। और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, एक चलता-फिरता सिखिज़्म का एनसाइक्लोपीडिया है। अब गुरु गोविंद सिंह जी मान लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार देखिए, उनके पिता भी शहीद, गुरु गोविंद सिंह जी खुद शहीद, उनके चारों बेटे शहीद, उनकी माताजी शहीद। कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको स्टडी करने जाएँगे, तो जिस समय शहादतें हुई हैं और शहादतों के अंतिम संस्कार के समय कोई भी परिवार का आदमी वहाँ पर नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारी हिस्ट्री को हमने सरदार जितेंद्र सिंह जी उपल जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, मनजीत सिंह तलवार लखनऊ के जो उनके वो समधी हैं, उनके ज़रिए हमने अभी तक बहुत सारी पुस्तकें साहिबजादों के ऊपर प्रिंट करवा के लोगों को बाँटी हैं। और इस बार जो नई पुस्तक आ रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना संदेश भी दिया है। और वो स्कूलों के लिए आ रही है बेसिकली, कि स्कूलों के अंदर इन पुस्तकों को देकर उन बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनमें अपना एक संस्कार जज़्बा जो है, उनमें पैदा हो। ऐसा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, और मुझे लगता है जल्दी फलीभूत होगा, जल्दी काम करेगा। कोई समागम आप जो कराने जा रहे हो, कुछ आप बताना, क्योंकि आप समागम बहुत करवाते हैं अपने गुरुद्वारे। तो समागम भी कुछ गुरु आप कृपा से हमारी हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि समागम में संगत इकट्ठी होती है, तो जो बातें हम लोग समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा को जब हम आगे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए समागम जरूरी होते हैं। आने वाला जो हमारे पास में बड़ा समागम जो है, वो इस बार जो वर्ष चल रहा है, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350 साला शहादत दिवस चल रहा है। और ये पूरी दुनिया में बहुत अच्छे स्तर से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि आलमबाग गुरुद्वारे में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऑफिस भी है। तो मेरी एसजीपीसी में भी बहुत सारी मीटिंगें हुई, और मुझे एक सौभाग्य भी प्राप्त है कि मैं उत्तराखंड और यूपी का कोऑर्डिनेटर हूँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। और इसके तहत एक नगर कीर्तन जो चलने हैं, जैसे तपस्या उन्होंने आसाम में की, एक नगर कीर्तन वहाँ से चलेगा। शीशगंज गुरुद्वारे जहाँ उनकी शहादत हुई, एक वहाँ से चलेगा। और जिस रूट से उनका शीश लेकर वो अनंतपुर साहिब पहुंचे हैं, शीशगंज से वहां तक का एक रूट तय किया गया है। जहां कृपाराम जी कश्मीर गए थे, एक नगर कीर्तन वहां से चल के अनंतपुर साहिब पहुंचेगा। तो ये 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में बड़ा समागम होगा। और हमारी कोशिश है, क्योंकि लखनऊ में भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और वहां पर भी 25 तारीख को होगा, तो हम लोग इसको कुछ दिन पहले इस समागम को एक अच्छे स्तर पर करने का प्रयास है। उसका प्रक्रिया उसकी जारी है। तो लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के सभी गुरुद्वारों को हम कोशिश करेंगे मिलाकर एक ऐसा भव्य कार्यक्रम किया जाए, ताकि समाज तक गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का एक अच्छा मैसेज जा सके कि पर्पस क्या था, शहादत देने का पर्पस क्या था, उसको पहुंचाने के लिए समागम ही एक जरिया है। और आने वाले समय में उसका प्रयास फलीभूत होगा, कोशिश कर रहे हैं। निर्मल जी, आप यहाँ तक पहुंचे, बहुत स्ट्रगल आपने फेस की और आपने बहुत मेहनत की। आपको टाइटल दिया गया द राइजिंग सरदार ऑफ लखनऊ। पता नहीं आपको इसका आइडिया है कि नहीं, और आप यहाँ तक पहुंचे, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्या समझते हैं आप, कहाँ से आपकी जर्नी रोल स्टार्ट हुई? मॉडल, हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, ऐसी वो है कि जिनको लाइव गुरु का दर्जा प्राप्त है।
और सच मानिए, मैं जब भी कुछ करना चाहता हूँ, जब भी कुछ करने के लिए मुझे मन करता है, तो मैं साहब जाके ना गुरु साहब के आगे अरदास करके हुक्मनामा लेता हूँ, तो वहाँ से आदेशित हो जाता है। और रोल मॉडल के रूप में कहूँ तो प्रिंसिपल मंजीत सिंह जी, जो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार थे 1999 में, जिन्होंने विरासत खालसा भी बनाया। और उस दौरान जो 300 साला खालसा साजना दिवस मनाया गया था, उस दौरान वो अनंतपुर साहब और अकाल तख्त साहब दरबार साहब दोनों के जत्थेदार थे। वो जो कार्यक्रम किए गए उनके द्वारा, और मेरी सबसे पहली मुलाकात मैंने कैंप अटेंड किया था उनके साथ में, उनके सरपरस्ती में, नानक मत्ता साहब में 1976 में। और मैंने उनकी कार्यशैली को देखकर मुझे लगा कि ऐसे सज्जन समाज में होने चाहिए। तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं थोड़ा सा इस लाइन में मेरे को शौक जागा कि हम लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए। और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। लखनऊ के दौरान, प्रवास के दौरान लखनऊ आए थे जब वो, मैं यहाँ एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि अगर हम लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लें, अमूमन क्या होता है कि हम गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ने तक सीमित रख के, मत्थे टेकने तक सीमित रख के जब फॉलो नहीं करते हैं ना, तो वो फिर गुरबाणी कहती जन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। अगर आपके मन में कुछ हो रहा है, मुख में कुछ हो रहा है, तो आप किसी मतलब फलीभूत में नहीं होंगे। हमको गुरबाणी एक ऐसी चीज सिखाती है हम लोग गुरबाणी को सर्व कला समृद्ध कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को। भाई सर्व कला समृद्ध जब भी अरदास करते हैं, बोलते हैं भी इनके पास सारी समस्याओं का हल है। हमें शायद नहीं पता कि गुरु साहब खुद कहते हैं कि एक समस्या का हल मेरे पास में नहीं है। गुरबाणी की पंक्ति है कि औखत सभ्य कीर्ति निंदक का दारू ना है, कि दूसरे की बुराई करने वाले की दवाई मेरे पास में नहीं है। और गुरबाणी में एक जगह ही मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि घोर नरक की बात की गई है, वो निंदा के ऊपर की गई है। हम लोग अगर सारी चीज़ों को, किसी भी धर्म को वॉच करते हैं, जब भी हम दूसरे की निंदा करने में अपने समय को गवाते हैं, निंदा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों से बच जाएं, हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने लगे कि अगर मेरे लिए जो सामने बैठा व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, उसमें भी परमात्मा बैठा, तो परमात्मा उसका शरीर यूज करके मुझे सुधारने के लिए ऐसी बातें बुलवा रहा, तो मुझे लगता है समस्या खत्म हो जाएगी। गुरबाणी कहती है ना, जोता मारे मुखियां तिना ना मारे कौम। कहते जो तुमको कुछ कह रहा है उसको पलट के कुछ कहो नहीं, अपने घर जाइए पैर तिना दे चौम। अगर दरगाह का रास्ता लेना है, मुक्ति का रास्ता लेना है, तो तुमको इस निंदा करने वाले के पैर छूने पड़ेंगे, यही तुमको वहां तक पहुंचाएगा। क्योंकि वो मुझे सुधारने के लिए मेरी निंदा कर रहा कि ये जागते रहो, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो देख लूंगा। जब आपके पास में ये भावना रहेगी ना निंदा करने वाले की, तो फिर आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, फिर आप उससे प्यार करेंगे। अरे यार ये गाली दे रहा है, अच्छी अच्छा लड़का, ये मेरे को सुधार रहा। गुरबाणी में कहता नहीं, निंदक डूबा उतरे पार। वो अपना सारा टाइम उस काम को करने में लगा था, आप सारा टाइम उसके ऊपर लगा रहे हैं, यार ये मुझे देख रहा, मुझे सही रास्ते पे जाना, तो उसका काम वहीं रह गया। ऐसे ही है, गुरबाणी को थोड़ा थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि जो मालिक ने कहा उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। So that's a wrap for this inspiring episode. Please make sure to like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.